10th standard, welcome back to the Crystal Concept and this is Shubham and today we are going to discuss 10th standard का 2024 का कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर। और आपको इससे मैं ये बताने वाला हूँ कि आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे, हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे। एक ऐसी चीज हाथ लगी और एक ऐसी आप यू कैन से एनालिसिस करके एक ऐसी चीज समझ में आई मुझे, जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगा व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन पेपर। अगर आप 2024 का क्वेश्चन पेपर देखो और एमसीक्यू को अगर चेक करो तो एमसीक्यू में जो 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पर्टिकुलर 3 चैप्टर से पूछे गए थे। पहला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर था लीनियर, फिर था एपी। और 2023 में भी सेम सिचुएशन आपको मिलेगी और 2022 में भी सेम सिचुएशन मिलेगी। तो क्वेश्चंस पेपर के किस क्वेश्चन से कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं, इसका अंदाजा, इसका प्रेडिक्शन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आई होप सो इस सेशन के थ्रू व्हाइल सॉल्विंग द 2024 का क्वेश्चंस पेपर आपको एक नोटबुक वगैरह निकाल देनी और मेरे साथ में सॉल्व करना है और साथ में मजे लेके सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे आने वाले बोर्ड्स एग्जाम के बारे में। तो इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से होने वाली है। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ लुक एट दिस इज आवर क्वेश्चंस पेपर, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। टोटल 4 एमसीक्यूज यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला एक एमसीक्यू आपको दे रखा है, दैट इज 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई रूट है मतलब वो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बना देगी। तो लुक एट दिस, यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या करना, सिंपली x का वैल्यू क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, बिकॉज वो उसका रूट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, दिस इज बिकम 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 7 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और दिस इज 12 इक्वल टू 0। नाउ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 लग जाएगा k के साथ में, तो ये बन जाएगा 9k। ये 7 3 21 प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ लुक एट दिस, 21 एंड 12 के आगे अगर साइन देखोगे तो 21 के आगे माइनस साइन है, 12 के आगे प्लस साइन है, दोनों नंबर पे अलग अलग साइन। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 में से 12 गया तो 9 बचेगा और बड़े वाले का साइन मतलब माइनस यहाँ पे लगा देंगे और आगे 9 के वैसे हम लिख देंगे। नाउ -9 यहाँ पे माइनस में इक्वल टू के इधर आके प्लस हो जाएगा, तो दिस इज +9 और इधर बच जाएगा आपका 9 के। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो के का वैल्यू 1 आ जाएगा। और आप यहाँ पे ऑप्शन भी देख पाओगे कि ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द योर आंसर, दैट इज ए। एग्जाम में बहुत बढ़िया से लिखना, कैसे लिखना है एग्जाम में लिखते समय ध्यान रखना, क्वेश्चन 1 ए और फिर यहाँ पे नीचे लिखना पहले का आंसर आपका आ चुका है, दैट इज ए, दैट इज 1। इस तरीके से आपको अच्छे से एग्जाम में नंबर डाल के प्रॉपरली आंसर लिखना है। नाउ दिस इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आपके लिए होने वाला। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बता देना। रूट्स रियल और इक्वल दे रखे हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, 0। एबीसी का वैल्यू डालो और के का वैल्यू कमेंट करके बताओ। लेट्स सी, मैं आपका प्रिपरेशन देखना चाहता हूँ। हालांकि ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं था, ये मेरे तरफ से चैलेंजिंग क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन 2, जिसमें लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है और y का वैल्यू 1 दे रखा है और बोला है बताओ x का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, जो भी लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है उसमें क्या करना है, y का वैल्यू आपको पुट कर देना है 1। तो यहाँ पे जहां y लिखा है वहां पे हम पुट कर देंगे 1 इक्वल टू के इधर 4 है, 2 1 जा 2 हो जाएगा इक्वल टू के इधर 4 प्लस 2 इधर जाके हो जाएगा -2 और 4 -2 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा x का 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जय महाकाल, हो गया आंसर। सिंपल है। देखो बोर्ड्स का पेपर बहुत ज्यादा सिंपल आता है, लेकिन क्या होता है ना, जैसे बोर्ड्स का एग्जाम आता है बहुत सारे टीचर्स आपकी हेल्प करने के चक्कर में इतने सारे वीडियोस ये वो इतना मोटिवेशन आपको कर देते हैं, जो मोटिवेशन कहीं न कहीं नेगेटिविटी के तरफ चला जाता है। तो आई थिंक सिंपली आपको लेना है, कोई भी इतना एफर्ट मारा मारी नहीं करनी है, लाइफ बहुत आसान है। तो सिंपल तरीके से आपको प्रैक्टिस करने हैं, ज़्यादा मुश्किल मत करना। ये वो टाइम टेबल ये करेंगे वो करेंगे, शेड्यूल बनाया कि नहीं बनाया, अभी तक आप पीछे रह गए, आगे बढ़ो, ये करो, नहीं। शांति रखो जीवन में, छोटी छोटी चीजें जिस लेवल पे आप कर सकते हो उसी लेवल पे करते रहो। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। कोई बात नहीं, बोर्ड्स में 90 नहीं आया तो 80 भी सही, 70 भी सही, कोई अवार्ड देने आने वाला आपको नहीं है। बट खुशी के साथ काम करो, जो काम करो हैप्पीनेस के साथ करो, ठीक है, ज्यादा मारा मारी मत करो, ओके। हाँ, अपना बेस्ट दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अपने जिस लेवल पे आप हो उससे थोड़ा हमें ऊपर उठना है, थोड़ा और ऊपर उठना है, बट बाजू वाले से ऊपर उठने मत जाना, नहीं तो आप कहीं नीचे गिर जाओगे, ओके।
नाउ दिस इज द थर्ड वाला क्वेश्चन जिसमें आपको T7 का वैल्यू दे रखा है 4 और D का वैल्यू दे रखा है -4 और आपको A का वैल्यू निकालना है। देखो T7 मतलब AP का जो 7वां टर्म है, देखो AP का जो 7वां टर्म है 4th है, 7th टर्म कौन है 4 है और D का वैल्यू दे रखा है -4 और आपको बोला है A का वैल्यू बताओ। देखो Tn का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है Tn का फॉर्मूला? वेरी गुड, A प्लस n-1D, करेक्ट है। अब यहाँ पे मुझे कौन सा टर्म दे रखा? 7th नंबर का टर्म दे रखा, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू हमारा हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे n का वैल्यू 7, a का वैल्यू हमें पता नहीं है अभी तक और यहाँ पे n का वैल्यू हम 7 पुट करेंगे और d का वैल्यू हमें पता है -4। अब मुझे बताओ AP का 7th टर्म कौन सा है? AP का 7th टर्म यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे T7 का वैल्यू 4 पुट करेंगे, a का वैल्यू हमें नहीं पता, 7 - 1 6 और पीछे लिखा हुआ -4 से हमें मल्टीप्लाई करना है। नाउ ये हो जाएगा 4, ये a 6 इंटू -4 इट्स बिकम -24 और -24 जब इक्वल टू के इधर आएगा तो वो हो जाएगा आपका +20। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल रहा है 28 और नाउ लुक ऑप्शन नंबर डी, दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल था, कितना प्यार से करना है। देखो भाई 7वां टर्म दे रखा था भैया T7 4 दे रखा था, D का वैल्यू दे रखा था, हाँ जी दे रखा था, तो n का वैल्यू पहले 7 पता चल गया भाई, 7th टर्म है ना तो n का वैल्यू 7 और T7 का वैल्यू कितना था 4, तो हमने T7 का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से। सिंपल था, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट करना है एग्जाम के अंदर बढ़िया से। जीएसटी नंबर के अंदर जो नंबर होता है, जीएसटी का नंबर, उसके अंदर कितने अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होते हैं? तो जीएसटी नंबर के अंदर अल्फा नंबर्स को मतलब अल्फाबेट्स को और नंबर्स को मिला के टोटल 15 नंबर्स होते हैं। आप अपने चैप्टर्स में फाइनेंशियल प्लानिंग में अच्छे से देख सकते हो इस आंसर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का भी आपको 1 मार्क्स के लिए टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए और बी के अंदर आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलने वाले। अगर आपको आउट ऑफ चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी का एक भी आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको वैल्यू निकालने बोला x-4 का, और एक मस्त बात बताऊं आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे 2023 के अंदर तो पहला क्वेश्चन लीनियर से ही पूछा था और 2024 में भी पहला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से पूछा था। और आप अगर अच्छे से देखोगे 2023 में भी सेम, देखो यहाँ पे अभी 2024 में क्या बोला, x-y का वैल्यू निकालने बोला है और 2000 आप देखोगे 23 में x प्लस वाई का वैल्यू निकालने बोला, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस, यहाँ पे आप देख पाओगे x प्लस वाई का वैल्यू निकालने बोला है, तो x माइनस वाई बोला था एक पेपर में, x प्लस वाई दूसरे पेपर में बोला गया है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई का वैल्यू निकालने बोला है। तो सिंपली हमारे पास जो भी दोनों इक्वेशन है उनको हमें ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बीच में माइनस चाहिए और यहाँ पे बीच में पहले से प्लस दे रखा है, तो हमें साइन चेंज करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या हमारा 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11 और दूसरा वाला है 15x इज इक्वल्स टू 21, करेक्ट है। यहाँ पे हमें करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें नीचे वाले के साइन बदलने पड़ेंगे, प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस। 17 में से 15 गया तो 2 बचेगा और आप देख पा रहे हो यहाँ पे 17 बड़ा, उसके आगे प्लस था तो आंसर में प्लस आएगा। 15 में से 17 गया तो ऑब्वियसली 2y बचेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 17 का साइन क्या है, माइनस साइन है। अब वो प्लस मत लेना, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और 21 में से 11 गया तो यू कैन सी हियर कि 10 बचेगा और बड़े वाले का साइन, तो यहाँ पे आंसर में माइनस लगाएंगे। दोनों नंबर से कौन कॉमन निकलने वाला है, दोनों नंबर में से 2 यहाँ पे कॉमन निकलने वाला है, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -10। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आज के हो जाएगा डिवाइड, तो दिस इज -10 डिवाइड बाई 2 और आप देख पा रहे हो कि x माइनस वाई का वैल्यू हमें मिल चुका है -5। क्या करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, x का वैल्यू अलग से निकालेंगे, y का वैल्यू अलग से निकालेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको आंसर सही मिलेगा, बट एक बात का ध्यान रखना कि ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे वाले क्वेश्चन को या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आपको x माइनस वाई पूछा है कि x प्लस वाई पूछा है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। सीक्वेंस आपको जनरल फॉर्मेट में दे रखी है उसके 3n-2 के फॉर्म में। आपको अगर इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म चाहिए तो आप क्या करोगे, फॉर फर्स्ट टर्म
आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर फर्स्ट टर्म आपको पुट करना पड़ेगा एन का वैल्यू कितना 1 पुट करना पड़ेगा। तो जैसे आप एन का वैल्यू 1 पुट करोगे तो यू विल गेट योर फर्स्ट टर्म दैट इज 3, एन का वैल्यू 1 माइनस 2, सो दिस इज बिकम 3 माइनस 2। तो आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म बहुत आसानी से मिल जाएगा 1। ओके, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100, शेयर का आपको फेस वैल्यू दे रखा है, फेस वैल्यू कितना दे रखा है, फेस वैल्यू आपको दे रखा है 100, ओके, और आपको मार्केट वैल्यू दे रखा है 150। तो मार्केट वैल्यू आपको दे रखा है 150। देखो मार्केट वैल्यू मतलब क्या होता है कि जब आप शेयर्स खरीदने जाते हो तो आप उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से खरीदते हो, और जब किसी को डिविडेंड बांटा जाता है, मान लो कोई एक कंपनी और एक कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को थोड़ा बहुत प्रॉफिट क्या करती है, शेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसी को हम बोलते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड हमेशा कंपनी फेस वैल्यू के हिसाब से निकालती है। इस बारे में आपका ख्याल रखना, ध्यान रखना, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी निकालती है। तो फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू है 150, और यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज मिल रहा है 2%। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भैया कि कितना ब्रोकरेज पेड किया जा रहा है शेयर होल्डर के इस तरफ से, या जो शेयर खरीद रहा है वो कितना ब्रोकरेज पेड करेगा। देखो ब्रोकरेज हमेशा पेड किया जाता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि जब आप शेयर खरीदने जा रहे हो, जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हो, तो आप उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या करोगे, पे करोगे। तो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप वो शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करता है। प्लेटफॉर्म क्या चार्ज करता है, ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो आप जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से शेयर खरीद रहे हो, तो आपको शेयर का पैसा तो उसको भरना ही है कंपनी को, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ब्रोकरेज भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 2% ब्रोकरेज यहाँ पे लगने वाला है। तो पूछा ब्रोकरेज कितना पेड करोगे, देखो यहाँ पे ब्रोकरेज जो हो जाएगा हमारा, मैंने अभी बताया, ब्रोकरेज किस पे लगता है, मार्केट वैल्यू पे। कितना ब्रोकरेज लग रहा है, 2%, तो हम कहेंगे 2% किसका, परफेक्ट मार्केट वैल्यू। गलती से यहाँ पे फेस वैल्यू के बारे में बात मत करना, फेस वैल्यू पे क्या मिलता है, डिविडेंड, फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है, ध्यान रखना। ओके, सो 2% ऑफ मार्केट वैल्यू मतलब 2 डिवाइड बाय 100 इंटू मार्केट वैल्यू इज 150। जीरो से जीरो यहाँ पे हो जाएगा आपका कट, तो यहाँ पे दिखेगा 2 डिवाइड बाई 10, मतलब 2 को और 10 को 2 से करेंगे, दिस इज 1 जा, दिस इज 5 जा, तो 1/5, और सामने आपको 15 मिल जाएगा। 5 3 जा, 5 1 जा, तो यहाँ से आपको आंसर मिल चुका 3। तो ये हो जाएगा आपका ब्रोकरेज, वो मिल चुका है आपको यहाँ पे 3। इस तरीके से बढ़िया से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो ब्रोकरेज कितना रुपया ब्रोकरेज लगेगा, 3 रुपया। तो मुझे बताओ शेयर का मार्केट वैल्यू कितना था, शेयर का मार्केट वैल्यू था 150, साथ में ब्रोकरेज कितना लगा, साथ में ब्रोकरेज लग गया 3। तो जब वो इंसान शेयर खरीद रहा होगा तो उसको 153 रुपीज पे करना पड़ेगा, उसमें से 3 रुपीज प्लेटफॉर्म चार्ज मतलब ब्रोकरेज चला जाएगा, और 150 रुपीज आपने जो शेयर खरीदा उसका कंपनी के पास चला जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़ते, 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय यूजिंग 235। 235 का इस्तेमाल करके आप कितना डिजिट नंबर बना रहे हो, 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हो, बराबर। विदाउट रिपीटिंग, आपको कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना, जैसा कि आपको 22 नहीं लिखना, 33 आपको नहीं लिखना है। राइट द सैंपल स्पेस। देखो भैया 2 डिजिट नंबर बना के बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सैंपल स्पेस, जैसे कि 2 के साथ 3 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, 2 के साथ 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर 3 की बारी आएगी, 3 के साथ 2, 3 के साथ 5, तो ये बन जाएगा आपका 3 के साथ 2, 3 के साथ 5। और उसी तरीके से 5 का बारी आएगा, तो 5 के साथ 2 और 5 के साथ 3। किसी भी चीज को आपको रिपीट नहीं करना है, यहाँ से आपका 1 मार्क्स कम। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, तो सैंपल स्पेस में एन ऑफ एस निकालने बोला है, तो टोटल कितना हो जाएगा, सी। हालांकि इस क्वेश्चन की ये डिमांड नहीं थी, यहाँ तक काफी आंसर आपका, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे 3 एक्टिविटीज पूछी है, उसमें से आपको सिर्फ 2 एक्टिविटीज को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी आपको अच्छे से आ रही है उसी को अटेम्प्ट करना, ध्यान रखना जैसे एक्टिविटी दी एज इट इज आपको आंसर शीट में बनाना है, और जहां जहां बॉक्स दिया प्रॉपर वहां पे आंसर आपको फिलअप करना है। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है कि x-2 यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है मतलब x और y का वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, ऑब्वियसली x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, और y का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो y का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन है उसमें x का वैल्यू आपको 0 पुट करना है, और y का वैल्यू देखो इन्होंने पहले से आपको पुट करके देखा है 2। एक्टिविटी की खास बात क्या पता है क्या, जहाँ पे आपको अपने दिमाग को कम चलाना है, सिंपल सा है।
आई थिंक एक्टिविटी इसके लिए बोर्ड्स में दी जा रही है कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको भी पास कर सके वो लोग। 2 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब के का वैल्यू आपको मिल चुका है 6। मुझे बताओ कुछ था इसके अंदर? अगर आप ऐसे क्वेश्चन भी रॉन्ग करके आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की जरूरी है। ओके, उसी एक्टिविटी में 2 में आपको दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, मतलब बनाना है। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया कैसे जाता है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने का, बनाने का ये तरीका है, ये फॉर्मूला है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ रूट प्लस अल्फा इंटू बीटा। मे बी आपके एग्जाम में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट एक्टिविटी के फॉर्म में, ना हो वो क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना है, तो इससे आपको समझ जाएगा कि आंसर लिखना कैसे है। तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, अल्फा प्लस बी, अल्फा का वैल्यू 2 आप देख पा रहे हो और बीटा का वैल्यू 5, दैट इज 7 हो जाएगा। बट हमें एक्टिविटी करना है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम 7 और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे बीटा का वैल्यू 5 पुट करके रखा है तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हमें सम करना पड़ेगा दोनों का, तो दोनों का मिलकर 9 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दोनों का बीच के हो जाएगा 10, और सिंपल से हमें अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अपने 2 मार्क्स भी मिल गए। सेलिब्रेट। ओके, एक्टिविटी थर्ड वाला यहाँ पे दे रखा है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन एक साथ में टॉस किए हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ए और बी, यहाँ पे 2 इवेंट आपको दे रखे हैं। इवेंट ए क्या कह रहा है, इवेंट आपको कह रहा है टू गेट द एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम आपको एक हेड मिले, और इवेंट बी कह रहा है कि नो हेड, आपको एक भी हेड ना मिले। तो सबसे पहले कि जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हो सैंपल स्पेस क्या बनता है कि 2 कॉइन को टॉस करने पे दोनों पे शायद हेड हेड आ जाए, शायद एक पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, एक पे टेल या दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल टेल आ जाए। ये होता है सैंपल स्पेस 2 कॉइन को टॉस करने का। इवेंट ए कहता है कि आपको कम से कम क्या मिले, एक हेड मिले। तो कम से कम एक हेड मिले मतलब ज्यादा चलेगा, लेकिन कम से कम तो एक होना चाहिए, जीरो नहीं चलेगा। तो कम से कम एक हेड में, तो यहाँ पे हेड और टेल में एक हेड है ही है, टेल और हेड में एक हेड है ही है, और हेड में कम से कम एक तो हेड है, 2 हेड चलेगा, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ऊपर चलेगा। तो ये हो गया आपका इवेंट ए कंप्लीट, यहाँ से आपका 1 मार्क्स हो गया। इवेंट बी क्या बोलता है, आपको एक भी हेड नहीं चाहिए। तो सैंपल स्पेस में अगर आप आओगे तो इस टेल और टेल वाले वैल्यूज में आपको एक भी हेड नहीं मिलेगा। तो सेट बी में यू कैन राइट दैट टेल एंड टेल, जिसके अंदर एक भी हेड मौजूद नहीं है। ओके, तो दिस इज योर कंप्लीट एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 में का बी क्वेश्चन है और ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में दे रखी है। आपको पता है रेक्टेंगल के सामने वाले साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा, तो आपको पता है ए बी जो यहाँ पे है वो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी जो यहाँ पे है वो हमारा हो जाएगा डीसी के बराबर, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू डीसी। लिख लेना भैया, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, लिख दोगे इतना सा, ए बी इज इक्वल टू डीसी। तो यहाँ पे बनेगा इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस 8 और सामने बन जाएगा 4x माइनस वाई। सिंपल क्या करना है, देखो 4x, 4 बड़ा है x का, यहाँ पे जो x के आगे नंबर है वो छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करना अच्छा रहता है। तो एक काम करो 2x को उधर लेके जाओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4x, और जब 2x उधर आएगा तो साइन बदल जाएगा, तो 2x हो जाएगा अपना माइनस 2x। उसी तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये जो प्लस वाई इक्वल टू किधर आके हो जाएगा माइनस वाई, और ये वाला y तो इधर से पहले से लिखा हुआ है, तो इस y का वैल्यू माइनस वाई हम एज इट इज लिखेंगे, कॉपी पेस्ट इक्वल टू किधर सिर्फ ये 8 बच जाएगा। ओके, 4 में से 2 गया, तो 4 में से 2 गया तो बचेगा 2x, और माइनस वाई दोनों नंबर पे माइनस माइनस साइन है तो ऐड होगा, तो वाई वाई हो जाएगा 2y, और दोनों नंबर सेम ही तो माइनस साइन लगा देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। करेक्ट है। तो यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिला वो मिल गया है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, और दोनों में से 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम x माइनस वाई का वैल्यू हमें मिल रहा होगा, दैट इज 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल 4, ये हमें एक इक्वेशन नंबर 1 मिल गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको अगर नहीं दिख रहा इक्वेशन नंबर 1 तो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा भैया, ये भी तो अपोजिट साइड है, ये भी सेम होगा, तो दैट इज x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे हमें y इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज x, 2y को इधर भेजेंगे, दिस इज बिकम माइनस 2y, और प्लस 4 को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस 4, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आपको x और y का वैल्यू बताना है। तो आप जरा देखो,
एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, और इस एक्स के आगे भी क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते तो एक्स हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अगर एक्स हमारा एलिमिनेट हो गया तो वाई का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को, 1 में से 2 को करो, 2 से 1 को करो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, ऐसे लिख दो। दैट इज एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू है -4, और दूसरा वाला क्या है, एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा 1 हो गया। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करते समय साइन बदलना पड़ेगा। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एक्स से एक्स यहाँ पे गायब, 2y माइनस में है और ये y प्लस में है, सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से y गया तो y बचा, और बड़े वाले का साइन तो 2 के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और यहाँ पे देखो -4, ये भी -4 है तो -4 -4 -8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू आ चुका है 8। अब जो y का वैल्यू आपको 8 मिला वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, भले 1 में कर लो, भले 2 में कर लो। भैया 1 इक्वेशन क्या था हमारा, 1 इक्वेशन ये रहा, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट कर देंगे 8, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 4, -8 इधर आके +8, तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें 12। तो हमें दोनों वैल्यू मिल चुके हैं, x का वैल्यू भी मिल चुका और y का वैल्यू भी। जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको अपना पूरा आंसर समझ जाएगा। ओके, तो मेरे साथ साथ जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया वैसे आप करते जाओ, एंड आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है आपको उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है पहले। अब देखो जरा क्या करना है, एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और लास्ट में कोएफिशिएंट क्या है, 20। तो 1 इंटू 20 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे 1 और 20 को तो आप देख पाओगे मल्टीप्लाई करके आ रहा है 20। यहाँ पे कौन सा साइन है वो चेक करना है, यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब माइनस को हम यहाँ पे थोड़ी देर कहेंगे सब्ट्रैक्ट। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है +1। ध्यान रखना, फॉर्मेट को फॉलो करना। तो इसका मतलब आप कहोगे सब्ट्रैक्ट करके +1 आना चाहिए। अब आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं, अब आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन +20 आता हो और जिनका सब्ट्रैक्शन +4 आता हो। और आप बहुत समझदार हो और आपने सही बताया है, एक होगा 5 और दूसरा होगा 4। जब मैं 5 में से 4 को माइनस करूंगा तो आपको +1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो +1 यहाँ पे लिखा हुआ उसको रिप्लेस करना है 5x से -4x से। तो 5x में से 4x गया तो आपको वापस से +x मिल जाएगा। बाकी जो भी आपको लिखा हुआ वो एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है, 1x स्क्वायर और पीछे लिखा है -20 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, प्रॉपर, इधर 2 बार x है और यहाँ पे 5 और x है, तो इन दोनों में से x और x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा आपका 5 और बीच में बच जाएगा प्लस का साइन। ओके, उसी तरीके से देखो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है प्लस का साइन और यहाँ है माइनस का साइन। हमें ये वाला ब्रैकेट सेम चाहिए, तो इधर इस माइनस को प्लस करना जरूरी है, मतलब इस माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा। 4 और 20 में से 4 कॉमन निकलेगा क्योंकि 4 फाइदा 20 होता है। क्या होता है, 4 फाइदा 20 होता है। ये आपका ये 4 और ये 4 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x, इधर बचेगा 5 और माइनस कॉमन निकलने की वजह से प्लस बचेगा और इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो दोनों ब्रैकेट क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। तो जो ब्रैकेट सेम आ गए उनको हम एक बार लिखेंगे, और जो ये नंबर और ये नंबर मिला के एक ब्रैकेट और बनेगा, दैट इज x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, सॉल्व करने बोला है, मतलब हमें रूट्स का वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो x प्लस 5 और x माइनस 4 दोनों मिलके 0 हो रहा है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, अगर a इंटू बी 0 है, इसका मतलब या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, तभी तो मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है ना। इसका मतलब x प्लस 5 या तो 0 होगा, या यू कैन साइड दैट दूसरा रूट हमारा होगा x माइनस 4 0 होगा। तो यहाँ से हमें +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, तो रूट मिल गया, यहाँ पे -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, दूसरा वाला रूट भी मिल गया। तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट यहाँ पे मिल चुके हैं और हमने बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है इस प्रकार। नाउ लुक एट दिस, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड 19th टर्म। इस एपी का आपको 19th टर्म निकालना है जो एपी आपको दे रखी है। तो सबसे पहले टर्म निकालने के लिए आपको एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, आप कोई भी टर्म आराम से निकाल सकते हो। तो जो आपको एपी दे रखी है वो क्या है, 7, 13, 19, 35 और आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब एपी चलती जा रही है इनफाइनाइट। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होता है, ए इज द फर्स्ट टर्म जो हो गया आपका 7। अब आपको यहाँ पे एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 13, फर्स्ट टर्म क्या है 7,
13 में से 7 अगर आप माइनस करोगे आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस 6। अब भले 19 में से 13 माइनस करो तो भी कॉमन डिफरेंस 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो पहले से बोला कि एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस को चेक करने की जरूरत नहीं कि भाई वो कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 6। हमें कौन सा टर्म निकालना, 19, मतलब हमें जो फाइंड आउट करना वो फाइंड आउट करना है T19, दैट इज क्वेश्चन मार्क कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमारे जो एपी का फॉर्मूला उसमें एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। उसमें हमें 19 टर्म निकालना, तो हम एन का वैल्यू 19 लिखेंगे, ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7, एन का वैल्यू 19 माइनस 1 और डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6। यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 7। 7 के बाद क्या चाहिए, हमें प्लस चाहिए, तो यहाँ पे हमें प्लस करना है 7 प्लस 18 इंटू 6। तो 7 प्लस 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 6 हो जाएगा आपका 108, बराबर कि नहीं। यहाँ तक हमारा ये काम हो चुका है, दोनों को ऐड कर लूंगा तो नाउ यू विल गेट आंसर 120 115। ओके 115, 18 में 7 मिला, 108 में 7 मिलाना है। दिस इज योर 19 टर्म, रिक्वायर्ड 19 टर्म विच इज इक्वल्स टू 115। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल 52 प्लेइंग कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज द फेस कार्ड। अभी आपको पता है कि किसी भी कार्ड के पैक के अंदर टोटल एक एक अगर हम बात करें, क्लब की बात करें या डायमंड की बात करें, तो 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जे, क्यू और के, ये होते हैं फेस कार्ड। ये होते हैं एक सेट के अंदर टोटल 4 अलग अलग प्रकार के कार्ड्स होते हैं, आपको पता है। उसमें से 4 अलग, एक 3 होते हैं तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4 में हो जाएंगे टोटल 12, दैट इज 4 3 दैट इज 12। पूरे पैक के अंदर टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो अगर अब हम बात करें कि सैंपल नंबर ऑफ एस की, तो नंबर ऑफ एस मतलब जो भी आप जिसमें से कार्ड निकाले, टोटल कितने कार्ड है 52। नंबर ऑफ एस हो जाएगा, सैंपल स्पेस का ऑर्डर हो जाएगा, दैट इज 52। उसमें से फेस कार्ड कितने हैं, बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ का आपको फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी जिसमें क्या हो फेस कार्ड। तो हम बात कर लेते हैं उसको, इवेंट बोलते हैं। तो लेट्स से इवेंट ए, और लिख लेते हैं हम गेटिंग गेटिंग फेस कार्ड। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ए का ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, परफेक्ट, वो हो जाएगा 12, बिकॉज टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला हम लिखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ऑर्डर ऑफ एस कंसिडर 12 डिवाइड बाय। नाउ आप दोनों नंबर को 3 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। आप जब 3 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड कर लो, आप 4 4 को से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, यू विल गेट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 3 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 सा और 3 सा, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी दैट इज 3/13। ओके, तो 13 में से 3 चांसेस है कि आपको फेस कार्ड मिले। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मीन मोड वाला टाइप क्वेश्चन है, मीन वाला क्वेश्चन है या मीडियन वाला क्वेश्चन है। लुक एट दिस, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ वर्कर एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन सॉफ्टवेयर कंपनी। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं और दे नंबर ऑफ आवर्स, कितना घंटा वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं वो दे रखा है। प्रिपेयर अ लेस देन अपर लिमिट, तो ये क्वेश्चन हमारा मीडियन का हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रिपेयर लेस देन अपर लिमिट टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना, आपको जब भी एग्जाम में सब इतना ही करना है, आपको यहाँ पे मीडियन वगैरह निकालने नहीं बोला, इतना ही करना है। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा टेबल बना देना है इसी को ज्वाइंट करके, एक तरीके से एग्जाम में भी। और आपको एक्स्ट्रा टेबल निकाल लेना, यहाँ लिख लेना है आपको क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और नीचे लिख देना लेस देन टाइप। कौन सी टाइप की है, लेस देन टाइप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जरा आप देखो भैया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बोला है, क्यूमुलेटिव अपर लिमिट टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप अपर लिमिट मतलब क्या, देखो 8 और 10 में अपर लिमिट क्या है 10। तो 10 से नीचे आवर्स कितने लोगों ने 10 से नीचे घंटे में काम किया, तो टोटल कितने लोग हैं 150 लोग। 10 से नीचे अपर लिमिट से नीचे वाली जितने भी लोग होंगे उनको ऐड करना, तो टोटल 150 लोग हैं। तो 10 से नीचे घंटे काम कर रहे हैं, क्लासिफाइड नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। तो 10 घंटे से कम काम करने वाले टोटल 150 वर्कर है। 12 घंटे से कम काम करने वाले कितने वर्कर है, तो देखो भैया 12 घंटे से अगर कम काम करने वाले वर्कर की बात करेंगे तो उसमें 10 घंटे से कम काम करने वाले वर्कर तो आएंगे, क्योंकि 12 घंटे के नीचे तो वो भी सब आ जाएंगे। तो कितने वर्कर 12 घंटे से कम काम करने वाले हैं, तो टोटल 500 वर्कर है जो 10 से 12 घंटा काम कर रहे हैं, और 150 वर्कर है जो 8 टू 10 आवर्स काम करे। तो दोनों को मिला के हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेस देन टाइम में, दैट इज 500 प्लस 150 दैट इज 650। ओके, नेक्स्ट 14 घंटे से नीचे काम करने वाले कितने वर्कर है, 14 घंटे से नीचे काम करने वाले ये सारे आ जाएंगे, ऊपर वाले दोनों और ये वाला खुद भी। ये 300 और ये ऊपर वाले मिला के तो 650 पहले से मिला था, तो 650 में आपको वापस से क्या करना है 300 ऐड करना, दैट इज 950 वर्कर ये हो जाएंगे जो 14 घंटे से नीचे काम कर रहे हैं।
फिर यहाँ पे 16 घंटे से नीचे काम करने वाले वर्कर, तो सारे वर्कर ऐड हो जाएंगे, मतलब 950 और ये 50 को हम ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द 1000। सो दिस इज द व्हाट क्यूमुलेटिव लेस देन टाइप का आपको टेबल बनाना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए, ये जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, एक तरीके से टेबल दे रखा है फॉलोइंग और कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो, फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल, मतलब कितने व्हीकल कितना पेट्रोल भरवाते हैं, जैसे कि 0.5 से लेके 3.5, तो आधे लीटर से लेके 3.5 लीटर तक पेट्रोल भरवाने वाले टोटल पेट्रोल पंप पे 33 व्हीकल आ रहे, 33 व्हीकल्स आ रहे। 3.5 से लेके 6.5 टोटल पेट्रोल पंप पे 40 व्हीकल्स आ रहे हैं। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है, कितना पेट्रोल कितने व्हीकल्स भरा रहे हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं मॉडल क्लास क्या होता है। मोड क्या होता है? मोड का मतलब मान लो कि एक कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेल रहा है और उसने पहले बॉल पे 2 रन मारे, दूसरे बॉल पे 0 मारा, तीसरे बॉल पे 1 रन मारा, फिर 2 मारा, फिर 2 मारा, फिर 2 मारा, फिर 3 मारा, फिर 0 मारा। तो अगर इस सीक्वेंस को अगर देखोगे, स्कोर को अच्छे से देखोगे, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्कोर रिपीट कौन कर रहा है? 2 रिपीट कर रहा है। तो 2 क्या हो जाएगा? हमारा मोड हो जाएगा इस डेटा का। जो भी ज्यादा बार रिपीट करता है वही हमारा होता है मोड। लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो हम इस तरीके से मोड ना निकाल के प्रॉपर तरीके से टेबुलर फॉर्म में क्लासेस बना के निकालते हैं। तो जीरो, यहाँ पे मोड मोड क्लास क्या होगा, तो इस डेटा में सबसे ज्यादा व्हीकल कौन से है? सबसे ज्यादा 40 व्हीकल्स है। 40 व्हीकल्स जो 3.5 से लेकर 6.5 लीटर तक का पेट्रोल भरवाते हैं। ये जो हमारी क्लास होगी ये हमारी हो जाएगी मॉडल क्लास। तो हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास कौन सी होगी? 3.5 से लेके 6.5 वाली हमारी हो जाएगी यहाँ पे मॉडल क्लास। ओके, तो यहाँ पे अगर हम मोड निकालने का फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे होता है एल, मतलब जो भी मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट। यहाँ पे देखो इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा? नीचे वाला, दैट इज 3.5, दिस इज द लोअर लिमिट। ओके, ठीक है। यहाँ पे F1 का मतलब होता है कि जो भी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे 40 हो गया F1। F0 का मतलब होता है मॉडल क्लास के पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज द प्रीसीडिंग वाली, तो वो हो जाएगी हमारी F0। और F2 का मतलब होता है मॉडल क्लास के आगे वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज F2। ओके, और यहाँ पे H का मतलब होता है क्लास विड्थ, मतलब 6.5 से लेके 3.5 के अंदर कितने का गैप है? तो 3 का गैप है, तो यहाँ पे क्लास विड्थ हमारी हो जाएगी यहाँ पे 3। बस ये वैल्यू को आपको पुट करना, यू विल गेट योर ऑल द आंसर वेरी क्लियरली। तो F0 यहाँ पे फॉर्मूले में आता है F2, ये है हमारे मोड क्लास का मोड का फॉर्मूला। ओके, अब वैल्यू पुट करनी है। एल का वैल्यू 3.5 पुट करके देखा, देखो देखो लोअर क्लास, लोअर लिमिट है इस क्लास का। फिर F1 का वैल्यू 40, 33, फिर सारे वैल्यू F1 का वैल्यू 30, फिर 33 और फिर 27। 27 किसका वैल्यू है? F2 का वैल्यू है। और H का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दिया। बाकी सब सॉल्व आप करके दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा आपको यहाँ पे मोड का आंसर निकालना, सॉल्व करके। तो इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3.5 प्लस 80 माइनस 60, दिस इज बिकम 20, और यहाँ लिखा है 3, दिस इज 3.5 प्लस 7 3 जार 21 अपॉन 20। इस तरीके से ये आ गया हमारा। अब आप क्या करो, 21 को 20 से डिवाइड कर लो और फिर 3.5 में इसको ऐड कर लो। यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सी डिवाइड करना है यहाँ पे, तो दिस इज 21 डिवाइड बाई 20, तो एक वन सा हो जाएगा एंड दिस बिकम 20, और 1 बचेगा, 0 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पॉइंट लगाना पड़ेगा, करेक्ट है। तो पॉइंट लगा देंगे, फिर देखो 20 से तो 10 जाएगा नहीं हमारा, 0 लिया तो जीरो सा करना पड़ेगा, जीरो सा करने के बाद ये 10 नीचे आ जाएगा और 100 हो जाएगा। ये हमारा कब तक निपट जाएगा? फाइजा में 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना आंसर जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 1.05। दिस इज 3.5 प्लस 1.05, और अगर इन दोनों को मिलाते हैं हमारा आंसर होता है 4.55। दिस इज योर 4.55 इज अ मोड। तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम लोग जो पेट्रोल भरवा रहे हैं लगभग वो 4.55 लीटर्स पेट्रोल भरवा रहे हैं। क्लियर है? सो दिस इज द मोड वाला क्वेश्चन, जो सिंपली हमने मोड में इसका आंसर अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ लुक एट दिस जीएसटी वाला क्वेश्चन, द टोटल वैल्यू यहाँ पे टोटल वैल्यू विद जीएसटी, जो भी वैल्यू दे रखी है विद जीएसटी दे रखी है, मतलब मान लो कि आपने दुकान में से कोई भी चीज खरीदा और उसका प्राइस था 100 रुपीज, ओके, और जीएसटी रुपीज लगा 18 रुपीज, 18% जीएसटी लगा, तो उसका प्राइस कितना हो गया विद जीएसटी? 118। तो जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है विद जीएसटी दे रखी है, मतलब आपको उसका कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट पता नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट आप खरीद लो उसमें जीएसटी लगा के आपको प्राइस बताया गया डायरेक्ट, ओके। उसका एक्चुअल कॉस्ट अभी आपको पता नहीं, फिलहाल ये समझो। तो विद जीएसटी आपको टोटल कॉस्ट बोला, कंट्रोल्ड टॉय कार है, दैट इज 2360, रिमोट कंट्रोल टॉय कार का तो जीएसटी है, विद जीएसटी जो प्राइस है वो है 2360। रेट ऑफ जीएसटी 18%, टोटल कितना परसेंट जीएसटी भर रहे हो आप? 18% भर रहे हो। मतलब यहाँ पे आपको टॉय कार का एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, उसमें जीएसटी ऐड करके आपको डायरेक्ट बताया गया। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द टैक्सेबल वैल्यूज, मतलब टैक्सेबल वैल्यू मतलब टॉय कार का एक्चुअल वैल्यू बताओ जिसपे एक्चुअल में टैक्स लगा है, तो वो एक्चुअल वैल्यू निकालना।
तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है जीएसटी विद जीएसटी टोटल वैल्यू कितनी है, तो टोटल वैल्यू है 2360 और जीएसटी कितना परसेंट लग रही है 18%। लेट्स से कि हम टैक्सेबल वैल्यूज को मान लेते हैं 8। अब टैक्सेबल वैल्यू पे तो जीएसटी लगती है, तो टैक्सेबल वैल्यू पे कितनी जीएसटी लग रही है 18%। तो जीएसटी कितनी हो जाएगी 18 डिवाइड बाय 100। 18% को ऐसे लिखते हैं ना, 18 डिवाइड बाय 100 ऑफ टैक्सेबल वैल्यू दैट इज एक्स, जिसको हमने मान के रखा। अब मतलब बताओ जो भी विद जीएसटी प्राइस होगा, देखो विद जीएसटी प्राइस क्या होता है 100 रुपीज, तो आपका चीज का प्राइस था जो भी आपने खरीदा, उसके ऊपर 18% के हिसाब से 18 रुपया जीएसटी लगा। तो आपने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, यू विल गेट द व्हाट, टोटल वैल्यू जो आपने पे किया। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल वैल्यू ऑफ द टॉय कार इज अ टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना एक्स है और जीएसटी कितना 18/100 एक्स है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स है बराबर, एक्स प्लस 18/100 एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 है, तो 100 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, तो 100 और 18 ये हो जाएगा 118x और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 118 डिवाइड बाय 100। देखो 118 लिखना था, हमने लिख रखा पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 को इधर मल्टीप्लाई करने में भेज देंगे, जो भेज दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 100 को और 118 को डिवाइड करने में भेजेंगे, जो यहाँ पे भेज के रखा है। ठीक है, अब आपको 2360 को 118 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखो तो 118 का अगर आप डबल करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 23 और 236। मतलब यहाँ पे 118 जा 118 वन जा और 2 जा 236 होता है, और पीछे का ये जीरो बच जाएगा, लगा देना। अभी 20 इंटू 100 हो जाएगा आपका 2000। तो इस तरीके से आपको विद जीएसटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी मान लो आपके जो एग्जाम में विद जीएसटी का क्वेश्चन आए बट एक्टिविटी बेस ना आए, तो क्या करना है, इस प्रकार से आपको अपने आंसर को एग्जाम में लिखना, जो प्रैक्टिस कर लेना, इसी क्वेश्चन का 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। विद जीएसटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स तक इसका वैल्यू है। ओके, मैक्सिमम 3 मार्क्स ज्यादा से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 6 मार्क्स का ये सवाल है, 3 मार्क्स का एक सवाल। आपको यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको कंपेयर करना पड़ेगा, किसके साथ में, कंपेयर 3m² माइनस एम माइनस 10 विथ ax² माइनस एम माइनस 10 साथ कंपेयर करना है बराबर। सॉरी 3 है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे सॉरी, थोड़ा मैंने क्वेश्चन ही गड़बड़ लिख दिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है अपना 3m² माइनस एम माइनस 10 इक्वल टू 0 जीरो को इसके साथ कंपेयर करना ax² प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी के साथ। अब यहाँ से a का वैल्यू, यहाँ से हमें a का वैल्यू कितना मिलेगा, a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3, परफेक्ट। यहाँ से हमें b का वैल्यू कितना मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा, देखो यहाँ पे -1, ओके, b का वैल्यू मिल जाएगा -1 और c का वैल्यू कितना मिलेगा, c का वैल्यू मिल जाएगा -10, करेक्ट है। अब हमें फॉर्मूला मेथड यूज करना, मतलब फॉर्मूला यूज करना रूट्स निकालने के लिए। क्या होता है फॉर्मूला, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बता रहे हो आप लोग, दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारा फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे ना अपन, ये जो b² माइनस 4ac है ना, इसका वैल्यू हम पहले से अलग से निकाल देंगे। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू हम अलग से निकाल देते हैं इधर से। तो b² माइनस 4ac, उसमें b का वैल्यू कितना है -1, b का वैल्यू -1, 4 a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू है -10। -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 4 3 12, 12 इंटू 10 120, दिस इज बिकम 121। देखो b² माइनस 4ac का वैल्यू आ गया, ये हम यहाँ पे अभी पुट कर देंगे। आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac का वैल्यू आ गया हमारा 121/2 है। बाकी सारी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -1 है, प्लस माइनस, देखो भैया 1√121 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है दैट इज 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। 2 और a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 3। ओके, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस इज बिकम प्लस, और प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 6 हमारा ये रूट आने वाला है। रूट को 2 तरीके से लिखना पड़ेगा, एक बार हमें प्लस करके इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक बार हमें माइनस लिख के इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू आएगा 12/6 दैट इज 2, और एक x का वैल्यू आएगा -10/5, अगर 2 से 10/6 अगर 2 से डिवाइड करते हो तो -5/3। दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो सिंपल सा, तो फॉर्मूला मेथड कैसे अप्लाई करना, किस तरीके से सॉल्व करना, देखो भैया फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन कंफर्म है, फॉर्मूला मेथड पे भी क्वेश्चन आता है, मतलब दोनों क्वेश्चन फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड मिला के 5 मार्क्स आपके हाथ से कहीं नहीं गए। तो आप प्रैक्टिस करके आना।
फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन। अपना क्वेश्चन रॉन्ग ही नहीं होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना है। अभी जो चीज आपको पता है कि आती है मतलब आती है, तो रिस्क क्यों लेने का, पूरा काम करके आने का ना। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द क्रैमर्स रूल। आई होप सो जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं ना, क्रैमर्स रूल सबको आता होगा। उनके स्कूल की टीचर ने, ट्यूशन के टीचर ने क्रैमर्स रूल उनके दिमाग में भर दिया होगा। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो और आप कमेंट करो इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। ओके, कमेंट करके बताना क्रैमर्स रूल का एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आपका क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 शेयर है जिनका फेस वैल्यू है 10 रुपीज, ओके, और मार्केट वैल्यू है उनका 25 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ शेयर्स हम बात करें इस क्वेश्चन में जो दिए है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे 50, जिनका फेस वैल्यू है यहाँ पे 10 रुपीज और मार्केट वैल्यू है यहाँ पे, मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है यहाँ पे 25 रुपीज, बराबर। यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू लिख लेंगे 25 रुपीज, सही है। डिविडेंड कितना परसेंट मिल रहा है? तो रेट ऑफ डिविडेंड, यू कैन से परसेंट ऑफ डिविडेंड या रेट ऑफ, मतलब परसेंट होगा, रेट ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड मिल रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज 30% का डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है। आपको फाइंड करना है सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो आप उसकी जो वैल्यू पे करते हो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो मार्केट वैल्यू से होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, वो जो होगा वो होगा मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। समझ में आया आपको? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू कितनी है? तो मार्केट वैल्यू यू कैन से दैट 25 है और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? तो नंबर ऑफ शेयर 50 है। तो 25 इंटू 5 हो जाता है 125 और ऊपर जीरो, तो 1250 रुपए जो है आपका सम ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे, करेक्ट है। उसके बाद बोलता है डिविडेंड रिसीव। देखो जो भी डिविडेंड आपको मिलता है वो मिलता है फेस वैल्यू के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव ऑन 1 शेयर, बराबर ना। तो 1 शेयर पे डिविडेंड कितना मिलेगा, तो डिविडेंड कितना परसेंट मिल रहा है, 30%, तो हम लिखेंगे 30% ऑफ फेस वैल्यू, बराबर ना, 30% मिल रहा है, 30 डिवाइड बाय 100 और फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की, 10 रुपीज। यहाँ से जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, तो एक शेयर पे आपको 3 रुपया एज अ डिविडेंड कंपनी आपको देने वाली है। लेट्स एंजॉय गाइस, ओके। लेकिन यहाँ पे टोटल डिविडेंड कितना होगा, आपने क्या एक शेयर खरीदा है क्या, आपने तो टोटल 50 शेयर खरीदा। तो डिविडेंड आपको पूछा है, टोटल डिविडेंड, जो डिविडेंड रिसीव आपको पूछा है, तो वो हो जाएगा 3 × 50, क्योंकि टोटल आपके पास शेयर कितने, 50, एक शेयर पे 3 रुपए, तो आपको 150 रुपए का क्या मिलने वाला है यहाँ पे, डिविडेंड मिलने वाला है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है रेट ऑफ रिटर्न। देखो भैया, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जिस इंसान ने शेयर खरीदा, जब उसको डिविडेंड मिलता है तो उससे डिविडेंड उसके लिए एज अ प्रॉफिट होता है। तो डिविडेंड अगर उसके लिए एज अ प्रॉफिट होता है तो वो उसको कंपेयर करेगा अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में कि भैया मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल फॉर्मूला होता है, देखो रेट ऑफ रिटर्न का मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, याद रखना, इसको भूलना मत। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो, कि जो भी आपको एक शेयर पे डिविडेंड मिला, सुनो, जो भी आपको एक शेयर पे क्या मिला, डिविडेंड मिला, एक शेयर पे करके करो, और टोटल डिविडेंड के फॉर्म में भी बात करूँ तो भी आंसर सेम आएगा। तो एक शेयर पे जो आपको डिविडेंड मिला वो लिख दो, एक शेयर पे डिविडेंड मिला अपॉन मार्केट वैल्यू, एक शेयर की मार्केट वैल्यू, एक शेयर की मार्केट वैल्यू होते इंटू 100 कर लो। एक शेयर पे आपको कितना डिविडेंड मिला, एक शेयर पे आपको 3 डिविडेंड मिला। एक शेयर की मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है यहाँ पे 25 इंटू 100 कर दो, तो 25 1 जा 25 4 जा, और 4 × 3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12%। सही बात है कि नहीं? तो रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपको 100 रुपये पे 12 रुपया एक्स्ट्रा मिला। ध्यान रखना, हर 100 रुपये पे आपको कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, 12 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब आपको यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 12%। इजी था, इतना सिंपल। अगर आप टोटल के फॉर्मेट में भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे वंश एक का डिविडेंड लिखा है, टोटल डिविडेंड कितना, 150 रुपया, बराबर। मार्केट वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक की बात करें तो मार्केट वैल्यू लेंगे, लेकिन आप टोटल डिविडेंड की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करनी पड़ेगी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, 1250 इंटू 100 करो, तो जीरो से जीरो कट, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 150, तो यहाँ पे आप देखो 150 और ऊपर एक और जीरो आ गया और ये आ गया आपको 25। तो इसको 25 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और इसको 25 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, और 60 डिवाइड बाई 5 अगर आप करोगे तो वापस से आपका आंसर 12 ही आता है। तो रेट ऑफ रिटर्न में वन शेयर का, एक शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू इंटू 100 करना, यू विल गेट द रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सके तो आईएमपी में बोलूंगा इसको, हो सके उतनी बार प्रैक्टिस कर, ओके। वन कॉइन एंड डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन फेंका एक डाइस फेंका। जब आप एक कॉइन फेंकते हो और एक डाइस फेंकते हो तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, एक कॉइन और एक डाइस के साथ में। तो जब एक कॉइन फेंक रहे हो
और एक डाइस फेंक रहे हो तो एक डाइस में 1 होता है, तो यहाँ पे आपका आ सकता है 1 हेड 1 टेल, बराबर। उसी तरीके से 2 हेड आ सकता है, 2 टेल आ सकता है। उसी तरीके से 3 हेड आ सकता है, 3 टेल आ सकता है। ऐसे 6 तक करना है। 4 हेड आ सकता है, 4 टेल आ सकता है। 5 हेड आ सकता है या फिर 5 टेल आ सकता है। 6 हेड आ सकता है या 6 टेल आ सकता है। इस तरीके से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। तो मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, तो गिन लो भैया। देखो टोटल 6 थे, टोटल 12 हो गया। ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस 12 हो गया यहाँ पे। इवेंट ए क्या बोल रहा है, टू गेट द हेड एंड द प्राइम नंबर। भैया कहाँ कहाँ हेड आया है और कहाँ कहाँ प्राइम नंबर आया है, जरा चेक कर लो। इवेंट ए के बारे में बात कर रहे हैं, टू गेट अ हेड एंड प्राइम नंबर, उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो इवेंट ए आपको कह रहा है टू गेट हेड प्लस प्राइम नंबर। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, प्लस करके प्राइम नंबर आपको पूरा वो लिख लेना, ओके। तो इवेंट ए जो आपको कह रहा है टू गेट हेड एंड प्राइम नंबर, तो इवेंट ए का सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, कहाँ पे हेड है और प्राइम नंबर है। तो देखो भाई प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। तो हेड चाहिए और प्राइम नंबर चाहिए, तो ये पहला हो गया। दूसरा हेड चाहिए, प्राइम नंबर 3 और 3 प्राइम नंबर है, हेड है उसके साथ में। फिर कौन सा हो जाएगा, 5 और हेड हो जाएगा। और कहीं है क्या, नहीं। तो हमारे हो गया 2h 3h और 5h, बराबर। तो ऑर्डर ऑफ एन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। ए में कितने काउंट्स है, टोटल 3, और सैंपल स्पेस में कितने हैं 12, तो ये डिवाइड होकर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बात करते हैं इवेंट बी के बारे में। इवेंट बी आपको क्या कह रहा है, अच्छे से देख लो। इवेंट बी आपको क्या कह रहा है, इवेंट बी आपको कह रहा है कि टू गेट अ टेल और उसके साथ आपको ऑड नंबर चाहिए, टू गेट टेल और उसके साथ चाहिए आपको ऑड नंबर। तो टेल और ऑड नंबर का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो टेल चाहिए और साथ में चाहिए आपको ऑड नंबर। तो टेल चाहिए, देखो भाई 1h, ऑड भी है 1 और टेल हो गया। फिर यहाँ पे ऑड और टेल 3t, उसके बाद में 5t, और कहीं है क्या, नहीं, इतना ही बनेगा। तो ये बनेगा 1t, 1t के बाद आएगा आपका 3t और उसके बाद आएगा 5t। तो यहाँ पे जो हमारा एन ऑफ बी बन के आ जाएगा, उभर के आएगा, दैट इज 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 3/12, दैट इज 1/4। दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम आया। आगे समझ में आपको। तो इस तरीके से बढ़िया सुंदर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, 3 मार्क्स आपके पॉकेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, वो सवाल जिससे सबको लगता है डर, लेकिन हम नहीं डरेंगे। बड़ा सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के आते हैं, नंबर बदल जाते हैं। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के आते हैं लगभग, सिर्फ नंबर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास सवाल है, उसके अंदर आपको कोई भी 2 सवाल सॉल्व करने हैं। हमारे पास क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, लुक एट दिस। टैंक कैन बी फिल्ड अप बाय द 2 टैप्स इन 6 आवर। 2 नल का इस्तेमाल करके टैंक को 6 घंटे में भरा जा रहा है। कितने नल का इस्तेमाल करके, 2 नल का। एक नल इधर लगा दिया, दूसरा नल इधर लगा दिया, और दोनों नल का इस्तेमाल करके टैंक को 6 घंटे में क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला है। स्मॉल टैप अलोन टेक फायर। अगर सिर्फ हम छोटे नल का इस्तेमाल करें टंकी को भरने के लिए, तो अकेले को कितना समय लगता है, टोटल पूरा टंकी भरने के लिए 5 आवर्स लगते हैं। 2 टैप्स इन द 6 आवर, स्मॉल टैप अलोन टेक, ओके सॉरी, जो छोटा टैंक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो छोटा टैंक है अकेला अगर हम उससे टंकी भरने जाए तो उसको 5 घंटे ज्यादा लगते हैं बड़े टैंक से। तो बात को समझो, बड़े नल से 5 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो बड़ा नल ये रहा। तो मान लेते हैं यहाँ पे बड़े नल से टंकी भरने में टोटल एक्स आवर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, एक्स आवर। तो छोटे नल से टंकी भरने में 5 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब छोटे नल से टंकी भरने में x + 5 आवर्स लग रहा होगा। यहाँ तक समझ, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब एक बात समझो कि अगर आप बड़े दोनों नल से टंकी अगर आप भर रहे हो 6 घंटे में, कितने घंटे में भर रहे हो टंकी को, 6 घंटे में भर रहे हो। तो 6 घंटे में मान लो टंकी के हम 6 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। टंकी के हमने 6 पार्ट कर दिए, दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर दिए। इसका मतलब हर 1 घंटे में टंकी का ये वाला पार्ट भरेगा, मतलब उसका कौन सा, ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है 1/6। तो मैंने बोला कि भैया 1 घंटे में टंकी कितना भरा, तो आप कहोगे कि 1 घंटे में टंकी 1/6 भर दिया। 1 घंटे में कितना भरा, 1/6, क्योंकि देखो टोटल 6 पार्ट की है टंकी में, बराबर। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/6 पार्ट भरेगा, क्योंकि 6 आवर में टंकी पूरा भर जाता है। तो हर 1 घंटे में 1/6 पार्ट टंकी का भर चुका रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, 1 आवर ऊपर लिखा, क्योंकि हम पूछ रहे कि 1 घंटे में कितना भरा, और 6 मतलब कितना, 6 आवर लग रहा था टोटल भरने में। तो 1/6 से हमें ये पता चलेगा
कि 1 घंटे में 1/6 टंकी का जो पार्ट है वो पूरा भर चुका है। उसी तरीके से मेरा ये सवाल है कि अगर मैं x + 5 आवर्स में छोटे नल से टंकी भर रहा हूँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि 1 घंटे में वो टंकी कितना भरेगा? तो वो भरेगा 1 अपॉन, जैसा 6 इधर नीचे लिखा था उसी तरीके से 1 अपॉन x + 5। तो आप कहोगे कि 1 अपॉन x + 5 पार्ट टंकी का भर जाएगा छोटे वाले नल से 1 घंटे में। उसी तरीके से बड़े वाले से कितना भर जाएगा? 1 अपॉन x पार्ट टंकी का भर जाएगा बड़े वाले नल से 1 घंटे में। तो आपने बोला कि 1 घंटे में दोनों साथ में इतना भरता है और 1 घंटे में ये अकेला इतना भरता है और 1 घंटे में ये अकेला इतना भरता है। अगर आप समझो थोड़ा-सा बात, छोटा नल जो 1 घंटे में पानी भर रहा है और बड़ा नल जो 1 घंटे में पानी भर रहा है, दोनों का पानी अगर मैं मिला दूं, तो क्या जब दोनों नल को 1 घंटे में साथ में चालू करेंगे, जितना पानी भरेगा उतना बन जाएगा? देखो, इसमें 1 घंटे में इतना पानी भरा, इसमें 1 घंटे में इतना पानी भरा, दोनों पानी को मिला दो तो दोनों पानी का मिलके मान लो इतना हो गया, दोनों मिल के पानी इतना हो गया। ये पानी जो 1 घंटे में दोनों मिल के भरा है और ये पानी जो 1 घंटे में दोनों एक साथ में जब कनेक्ट करके भरा तो दोनों सेम होगा। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। समझ में आया आपको? तो इक्वेशन क्या बनेगा? 1 अपॉन x प्लस 5, मतलब छोटे वाले नल से टंकी का कितना पार्ट भरा, प्लस बड़े वाला नल जब अकेला चालू किया तब टंकी का कितना पार्ट भरा, और जब दोनों को मिला दिया तो 1 घंटे में कितना भर रहा है? 1/6 पार्ट टंकी का भर जा रहा है। यहाँ पे ये इक्वेशन आपका बन के आएगा। सिंपल है। अब क्या करना? सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो x इधर जाएगा और ये x प्लस 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा, दैट इज x प्लस 5, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x अपॉन x प्लस 5 और सामने बचेगा 1/6। दोनों को ऐड करो, x और x 2x हो जाएगा, प्लस 5 और नीचे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 6 2x प्लस 5, 6 2x प्लस 5, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 2 दैट इज 12x, 6 इंटू 5 दैट इज 30, और सामने इधर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब इन सारी वैल्यूज को उधर लेके जाना है। तो सबसे पहले क्या है? x स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 12 उधर जाके हो जाएगा माइनस 12x, फिर क्या है? इधर पहले से 5x मौजूद है और प्लस 30 उधर जाके हो जाएगा माइनस 30, और इक्वल टू के इस तरफ 0 बचेगा, मैं इस तरफ उसको लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया दैट इज 7x माइनस 30। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ यू कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड। यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना और कमेंट करना है कि आपका x का वैल्यू कितना आया। जो आपका x का वैल्यू आएगा वो होगा बड़े टंकी के द्वारा, बड़े नल के द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, और उसके अंदर अगर 5 मिला दोगे तो छोटे नल के द्वारा टंकी को भरने में कितना समय मिल रहा है, आपको दोनों समय मिल जाएगा। क्या करना है? मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर बताने हैं। मल्टीप्लाई करके 30 और सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए। वेरी गुड, 10 3 जा दैट इज 30। तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 10 में से अगर 3 जाता है तो माइनस 7 आता है। इस तरीके से आपको लिखना है। कॉमन क्या निकलेगा? दैट इज x, x माइनस 10 इधर बचेगा, इधर 3 कॉमन निकलेगा, इधर बचेगा x माइनस 10। तो आप देख पा रहे हो x की दो वैल्यू आ चुकी है, एक आ चुका 0 अगर आपको आता है फैक्टराइजेशन अभी भी, और माइनस 3। तो देखो कोई भी टाइम निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 10। इसका मतलब बड़े नल के द्वारा टंकी को भरने में टोटल 10 घंटा लगेगा, और छोटे नल के द्वारा टंकी को भरने में x प्लस 5 मतलब 10 प्लस 5 मतलब टोटल 15 घंटा लगेगा। इतना सिंपल है, सॉल्व करना अच्छे से, सिस्टमेटिक इसको लिखना, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझ। ओके, क्योंकि क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज मार्क्स स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको बनाना है विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब आपको ऐसी बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी है, आपको सिर्फ डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसे बनाना है। ओके, तो शुरू करते कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमें क्लास लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लास कौन कौन सी है? तो यहाँ पे क्लास है 20 से 40 के बाद 40 से 60, और सारी क्लास कंटिन्यूस है। देखो 40 के बाद 40 है, करेक्ट है। उसके बाद 60 से 80, और उसके बाद है 80 से 100। ओके, उसके बाद है क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब क्या होता है? क्लास मार्क मतलब अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 20 प्लस 40 कितना होता है? 60। 60 डिवाइड बाय 2 30। मतलब आप बोल सकते हो कि दोनों नंबर के बीच का नंबर 20 और 40 का नंबर 30 बीच। 40 60 का 50, 60 80 का 60 80 का हो जाएगा 70, करेक्ट है ना। और 80 और 100 का 90। दिस इज योर क्लास मार्क। उसके बाद आएगा आपका फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 30 स्टूडेंट है जिनको 20 से 40 मार्क्स मिले, 25 स्टूडेंट। उसके बाद 65, उसके बाद 80 और उसके बाद 15।
तो यहाँ पे आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक मिलेगा 30 दैट इज क्लास मार्क्स जो हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और फ्रीक्वेंसी हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो कोऑर्डिनेट्स में बन जाएगा 30,25, ब्रैकेट कर लेना ऐसा, 50,65 और उसके बाद 70,80 और उसके बाद यहाँ पे 900 कैसे आएगा, 90 आएगा ना, ओके 90 आएगा गाइस यहाँ पे, ओके। और 90,15 तो ये आपका क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। अब आपको सिंपल से एक्स और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना। तो अगर आप एक्स एक्सिस देखो तो एक्स एक्सिस 30, 50, 70, 90 ऐसे नंबर से, तो आप क्या करो, शुरुआत जो कर सकते हो 10 से कर सकते हो, तो 10 से कर सकते हो या फिर आप 20 से कर सकते हो। डिफरेंस 20 का ले सकते हो या 10 का। मैं 10 का डिफरेंस लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये पहला 10 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे अपन 20 ले लेते हैं, यहाँ पे अपन 30 ले लेते हैं, यहाँ पे अपन 40 ले लेते हैं, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे हम थोड़ा सा लास्ट में 100 भी ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे क्लास में क्या करने का, एक क्लास अपर में एक क्लास ऐड करने का और नीचे एक क्लास ऐड कर देने का। 20, 40 के पीछे एक क्लास कौन सी बन सकती है, अगर आप बनाने जाओगे तो एक्स्ट्रा, देखो बनाना तो क्या होगा, बता दो क्या होगा उससे। एक बनेगा 10 से लेके 20 तक का और नीचे बन जाएगा 100 से लेके 120। हालांकि 100 से 120 में कोई परसेंटेज होता नहीं है। 10 से लेके 20 में क्लास सीएम क्या आएगा, तो वो आ जाएगा आपका टोटल 10 से लेके, सॉरी 10 से लेके 20 नहीं बनेगा, 0 से 20, क्योंकि 20 का गैप चाहिए ना, सब पे 20 का गैप है, वो 10 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। ऑब्वियसली 0 से लेकर 20 किसी को मार्क्स मिले नहीं, 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 10,0 बराबर। और एक अपर नीचे भी एक क्लास ले लो, जो अपर क्लास लिमिट है उस नीचे वाला जो क्लास है उसके अपर क्लास लिमिट से आगे वाला क्लास हो जाएगा हमारा। तो उसमें टोटल क्या हो जाएगा, सेंटर क्या बन जाएगा, 110 बन जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा 110,0। सिंपल है। तो यहाँ पे हमें 110 लगेगा, तो यहाँ पे हम 110 और बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम करना है। अब हम चलते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस हमारा क्या होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस में देखो 0, 25, 65, 80 और तब तो 10, 10 का आप आराम से गेप ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 10, 20, 30 ध्यान रखना इस तरीके से लेना कि आपका सारे वैल्यूज कवर हो जाए। 50, 60, 70, 80, 90, ओके। अब हम करते हैं अपने ग्राफ की शुरुआत। तो अपना ग्राफ कैसे बनने वाला है, यहाँ पे देखो 10 पे 0 है, तो 10 पे 0, तो 10 पे 0 मतलब यहाँ पे टच हो जाएगा, दिस इज योर 10,0। फिर है 30 पे कितना है, 30 पे 25, 30 पे 25, तो 25 कहाँ होगा, लगभग यहाँ का ही होगा, तो दिस इज 30 पे 25, ओके। उसके बाद है 50 पे 65, 50 पे 65 किधर होगा, यहाँ का ही होगा, 50 पे 65, यहाँ पे हम 50 पे ले लेंगे 65। उसके बाद है 70 पे 80, तो 70 पे 80 कहाँ होगा, तो 70 पे 80 लगभग यहाँ का ही होगा, दिस इज योर 70 पे 80 हम ले लेंगे। और 90 पे 15, तो 19 पे 15 लगभग 10 के थोड़ा सा ऊपर, दैट इज दिस इज 19 पे 15। और फिर 110 पे 0, तो 110 पे 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इन सबको अगर हम कनेक्ट कर लेंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, दिस इज योर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक तरीके से बन जाएगा, ओके, सॉरी पॉलीगॉन बन जाएगा विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। इस तरीके से आपको स्केल से अच्छे से कनेक्ट करना, अपने पास स्केल है नहीं तो ऐसा बनेगा। इस काम करना। अभी यहाँ पे आपको लिखना स्केल जरूरी है, नहीं तो आपका 1 से 1.5 मार्क्स चला जाएगा, टीचर काट सकती है मार्क्स। तो एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम अगर बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर को हमने कितना मान के रखा है, 1 सेंटीमीटर को हमने मान रखा है 10। और एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिखाया है, एक्स एक्सिस पे दिखाया है 10 रिजल्ट, रिजल्ट किसमें था, परसेंटेज में। तो 1 सेंटीमीटर को हमने मान रखा है एक्स एक्सिस पे, लगभग कितना मान रखा है, 10% के बराबर। और वाई एक्सिस पे क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो वाई एक्सिस पे देख लो, वाई एक्सिस पे हमने जो 1 सेंटीमीटर को मान रखा है लगभग 10 स्टूडेंट दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस पे 10, 10 का गैप है सब में। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हो जाएगा आपके 10 स्टूडेंट। आज समझ में आ गया। इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम बढ़िया से अपने एग्जाम में बना, ओके। यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन आप ऑब्वियसली दो जरूरी थोड़ी आपको पहले दो आए, तीसरा भी तो आए, अपन सब सब करेंगे, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में देखो अच्छे से क्या देख रखा है। फर्स्ट डे जो सेविंग किया, इन्वेस्ट किया 20 रुपया किया। दूसरे दिन जो इन्वेस्ट किया 40 रुपया किया। तीसरे दिन जो इन्वेस्ट किया 60 रुपया किया। और ऐसे करते करते वो टोटल सेविंग मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2020, 2020 के महीने में जो फेब्रुवरी आया था उसमें उन्होंने टोटल कितना सेविंग किया होगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि 2022 का जो फेब्रुवरी का महीना था 2020 का, वो उसके में 29 डेज थे कि 28 डेज थे। तो उसको नंबर को 4 से अगर डिवाइड करो, और 4 से अगर वो डिवाइड हो जाता है, अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब उस साल 2020 के अंदर
फेब्रुवरी में 29 डे थे, लीप ईयर था वो। बात समझ में आया? अगर 4 से और नहीं होता है तो 28 डेज, तो यहाँ पे 29 डेज मतलब यहाँ पे आपको 29 डेज का सम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कितना है 20 और कॉमन डिफरेंस कितना 20 रुपीज का डिफरेंस है, देख सकते हो 40 माइनस। तो यहाँ पे हम एस का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज n/2 2a प्लस n-1। का सिंपल था। n का वैल्यू 29 डेज तक सेविंग चल रही है, पहले दिन दूसरे दिन, तो 29 डिवाइड बाई 2। a का वैल्यू पहले दिन कितना सेविंग किया था 20 रुपीज, टोटल 29 डेज की, तो n का वैल्यू 29 माइनस 1। और d कितने का फर्क है 20 का फर्क है, बराबर ना, हर नंबर के बीच में 20 का फर्क है। तो s ऑफ 29 हो जाएगा आपका 29 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे अंदर आ जाएगा 40 प्लस 28 इंटू 20। ओके, दिस इज योर 29/2 40 28 इंटू 2 इट्स बिकम 56, ऊपर जीरो लगाएगा, ये हो जाएगा आपका लगभग 600। एंड दिस इज योर 29 इंटू 2, 2 से डिवाइड करेंगे 300, तो 29 इंटू 300 करोगे यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 9 3 जार 27, 2 कैरी 6 8, दैट इज 8700 का उनका सेविंग हो जाएगा। लेट मी चेक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मेरे को चेक करना पड़ेगा थोड़ा। तो 29 डेज का जो सेविंग है वो परफेक्ट है, 8700 उनका इन्वेस्ट हो जाएगा अगर वो फरवरी के महीने में इस एपी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करे तो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आपको दो कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसके अंदर एक कोई भी आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, लुक एट दिस, आपको दे रखा है कि इन द गिवन फिगर द पाई डायग्राम आपको दे रखा है, एक पाई डायग्राम पे क्वेश्चन फिक्स है। देखो अगर मैं मिनी एंड में आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो के इस लेवल पे पहुंचे हो ना, तो मैं अभी कुछ ही देर में आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे बता देने वाला हूँ लिख के सामने, और उनके एक बार जाके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। पाई डायग्राम प्रेजेंट अमाउंट ऑफ स्पेंड डिफरेंट स्पोर्ट्स इन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन द ईयर इफ द मनी स्पेंड इन द फुटबॉल, फुटबॉल पे टोटल 9000 स्पेंड किया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड, टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया गया। देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम सिंपल सा यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ तो फॉर्मूला क्या, देखो सेंट्रल एंगल दैट इज थीटा, सेंट्रल एंगल में जो भी ये एंगल है उसको थीटा बोलेंगे। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ स्कोर वो पर्टिकुलर सेक्शन में कितना स्कोर हुआ है अपॉन टोटल स्कोर, अपॉन टोटल स्कोर इंटू 360। ये फॉर्मूला यूज करना और आपका सारा काम यहाँ पे निपट जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसके बारे में हमें दे रखा है, तो हमें दे रखा है फुटबॉल में टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है कितने का 9000 रुपीज का। तो फुटबॉल का जो स्कोर है वो कितना है, टोटल 9000 रुपीज का स्कोर है, मान लो 9000 रुपीज फुटबॉल। टोटल स्कोर आपको अभी तक पता है क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं पता है, पूरे स्पोर्ट्स में टोटल कितना स्पेंड हुआ है, तो पूरे स्पेंड में टोटल स्पेंड आपको नहीं पता, इंटू 360 करेक्ट है। फुटबॉल में जो भी 9000 इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना डिग्री कवर कर रहा है, वो 45 डिग्री, मतलब सेंट्रल एंगल बना रहा है 45 डिग्री। सिंपल है, टोटल स्पेंड को इधर भेज दो, 45 को नीचे भेज दो, तो टोटल स्पेंड आ गया इधर और 45 आ गया 9000 के नीचे, करेक्ट है, इंटू 360। 45 बन जा 45 टू जा 90 हो जाएगा, ये 200 ऊपर बचेगा, दैट इज 200 इंटू 360, ये होगा आपका टोटल स्पेंड। तो यहाँ पे 336 इंटू 2 होता है 72 और ऊपर 2 जीरो, मतलब टोटल 72,000 टोटल स्पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया गया है। सेकंड पूछा व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन द क्रिकेट, क्रिकेट में कितना अमाउंट स्पेंड किया, फॉर्मूला सेम लगाना है क्रिकेट के बारे में। सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है 160, तो सेंट्रल एंगल लिख लेंगे 160। नंबर ऑफ स्कोर, क्रिकेट का नंबर स्कोर मतलब क्रिकेट में कितना स्पेंड किया हमें नहीं पता, तो स्पेंड इन क्रिकेट एसपीसी लिख देते हैं, स्पेंड इन क्रिकेट। टोटल स्पेंड कितना है, नीचे क्या लिखते हैं अपन, टोटल स्कोर दैट इज 72,000 जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला, इंटू 360। बड़ा सिंपल है। अब देखो भाई जीरो से जीरो यहाँ से कट हो जाएगा, 7200 को इधर भेज देते, 360 को डिवाइड में भेज देते हैं, 160 इंटू 7200 और डिवाइड बाई 360 36, सॉरी वो जीरो कट हो गया था, तो यहाँ पे स्पेंड इन क्रिकेट हमारे मिल जाएगा 36 वन जा 36 टू जा, ये 200 हो जाएगा, 200 इंटू 160, यहाँ से स्पेंड इन क्रिकेट हमें मिलेगा दैट इज 16 टू जा 32 और ऊपर के 3 जीरो दैट इज 32,000। दिस इज द स्पेंड इन क्रिकेट। तो क्रिकेट के अंदर टोटल अकॉर्डिंग टू 160 डिग्री के हिसाब से 32,000 रुपया क्रिकेट में क्या किया गया है, स्पेंड किया गया है। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से हमें सॉल्व करना है। और लास्ट वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ। हमने पूरा पेपर, लगभग पूरा पेपर किसी क्वेश्चन को मिस किए हुए पूरी तरीके से सॉल्व किया। अब मैं मोटा मोटी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देना चाहता हूँ, लेट्स से यही डिस्कस कर लेते हैं इसी पेज पे। अगर हम देखूं मैं आपको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बात करूंगा मैं आपको, फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से करके जाना, फैक्टराइजेशन में आपका मार्क्स नहीं जाना चाहिए।
फॉर्मूला मेथड वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं करोगे चलेगा, ठीक है। उसके बाद मोड हो गया, फिर मीडियन हो गया, या फिर आपका मीन हो गया। तो ये वाले टॉपिक अच्छे से करके जाना। मीन में 3 मेथड, डायरेक्ट, एज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो ये वाले मेथड्स आप अच्छे से, स्टेप डेविएशन मेथड, 3 मेथड आप मीन वाले देख लेना, लेकिन उसमें से स्टार्टिंग के पहला देख लेना डायरेक्ट मेथड, अगर आपको हार्ड लगता है तो। लेकिन मोड मीन मीडियन का एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। उसके बाद पाई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से करना। पाई डायग्राम बनाने आ सकता है, या पाई डायग्राम के बेस पे जो अभी हमने क्वेश्चन किया उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो 100% वो एग्जाम में डालते हैं। जैसे कि हमारा अभी वो वाला क्वेश्चन हमने किया था कि डिविडेंड वाला, फेस वैल्यू वाला, तो बताओ कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ, वो वाले क्वेश्चंस आप कर लेना। तो जो जो आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर में भी अपलोड करने वाला हूँ, अगर आप कहोगे कि सर 2-3 पेपर और अपलोड कर लो, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमें पूरा आइडिया आ जाएगा, तो मैं अपलोड कर लूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। और वीडियो के यहाँ तक रुके तो अपने चैनल पे साइंस के हर एक चैप्टर्स के आईएमपीज अपलोड करके रखे हैं, वो भी आप देख लेना, आपका आधे से ज्यादा काम वहां से हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी फीडबैक आपको देना है कि सर इस तरीके से वीडियोस बनाओ, हमारे लिए ज़्यादा हेल्प होगी, आप पहले जो वीडियोस बनाते हैं वैसे बनाओ, आई विल डेफिनेटली मेक फॉर यू। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। नई नई चीज़ें सीखते रहो और खुश रहो।